नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं टीएनबीआर न्यूज उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, जिन्होंने 21 अगस्त के दिन जो भारत बंदी के दौरान प्रशासन की जो काली करतूतें आई हैं, जिस पर चंद्रशेखर भाई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई बात नहीं, पाई पाई का बदला लिया जाएगा, एक एक बदला लिया जाएगा। हर एक जो लाठी और डंडा चली है, प्रत्येक लाठी का जवाब शुद्ध के साथ में लौटाया जाएगा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था, जो अपना निर्णय सुनाया था, फैसला सुनाया था कि अब अनुसूचित जाति कोटे में भी कोटा बना करके सरकार जो है आरक्षण का लाभ दे सकती है। जिस तौर पर नीतीश कुमार जी यहां दलित को महादलित बना करके और विशेष ये देने का फैसला किया था, लेकिन दलित से महादलित तो हुए, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ की अगर बात करें तो लाभ विशेष कुछ नहीं मिला। हाँ, इतना चीज हो गया, समान दलित महादलित होगा, ये मांझी महादलित होगा और लोग महादलित होगा, पासवान नहीं होगा। इसका मतलब हुआ पासवान में और रविदास में, ये दोनों में आपसी कंट्राडिक्शन कराने का कार्य किया। ठीक इसी प्रकार की सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया कि अब जाति में भी उपजाति बना करके, कोटा में भी सब कोटा बना करके और उनको आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। यहां तक भी कुछ लोगों का तो यहां तक मानना था कि इसमें क्रीमी लेयर भी लगाया जा सकता है। क्रीमी लेयर के मतलब जिनके घर में नौकरी हो गई है, अब उनके घर में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जिनके घर में जो राजनीतिक रूप से भी आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उनको अब नहीं मिलना चाहिए। यह फैसला कितना सही है, कितना गलत है, इस चीज की समीक्षा करना यह मेरे बस की चीज नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा गठित 7 जजों की बेंच की मैं ये एनालिसिस कर सकूं। शायद मेरी वो काबिलियत नहीं है, लेकिन इतनी चीज तो समझ में आता है कि ठीक अनुसूचित जाति के बारे में इतना वेलफेयर की बात सोचने वाले जज साहब को यह भी सोचना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्यों, ये अनुसूचित जाति का बेटा भी चाहता है कि चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठे, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी निर्णय कुछ देना चाहिए था और बताना चाहिए था कि अब के बाद से कॉलेजियम सिस्टम नहीं बनेगा, कंपटीशन सिस्टम होगा। जो कंपटीशन में पास करेगा वही मुख्य जज की कुर्सी पर बैठेगा, ये चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, वकील बनेगा इत्यादि। मुझे लगता है कि जज साहब को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को यह भी ध्यान देना चाहिए था कि कुछ जगहों पर सिर्फ स्पेशल एक जाति का पूरा अवैध कब्जा है। जैसे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है, उनके ऊपर शायद श्रीमान का ध्यान नहीं गया होगा, इसलिए मैं आकृष्ट कराने का कोशिश कर रहा हूं कि आपका ध्यान थोड़ा उधर भी जाना चाहिए कि आखिर मंदिर के पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों होते हैं। अब देखिए ना, भाई साहब सोच रहे हैं, कह रहे इसलिए होते हैं कि वो पढ़े लिखे होते हैं, पूजा कराने वाला होता है। अरे भाई, तो पढ़े लिखे लोग तो पहले ना नहीं होते थे शूद्र समाज के, अब तो भाई बहुत सारे धुरंधर हैं जो संस्कृत से आचार्य भी हैं। अब हम ही को ले लीजिए ना, मैं तो सब कुछ जानता हूं पूजा पाठ कराने के लिए भाई है। दूसरी चीज है, सरकार अपॉइंट करने के बाद ट्रेनिंग देती है ना, पुलिस में भर्ती कराती है तो प्रशासन ट्रेनिंग दे देती, सरकार ट्रेनिंग दे देती है, तो इनको भी मंदिर के पुजारी बना करके ट्रेनिंग दे दीजिए। चमार का बेटा बनना चाहिए पुजारी, दुसाध का बेटा पुजारी बनना चाहिए, मांझी का बेटा बनना चाहिए, भंगी का बेटा बनना चाहिए, तो ये नहीं बनता है। श्रीमान, थोड़ा इधर भी ध्यान आपका जाना ही चाहिए। पता नहीं आपका ध्यान इधर क्यों नहीं गया, शायद इसलिए नहीं गया होगा कि शायद लग रहा होगा कि यहां पर ये जाएगा तो मंदिर तो छुआ जाएगा, ये तो अछूत हो जाएगा, ये तो छुआछूत की मामला है। क्योंकि हर जगह पर जब माननीय देश के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद साहब थे,
वो जब मंदिर में गए थे तो उस मंदिर को धुलाया गया। हमारे जीतन राम मांझी जो अभी फॉरवर्ड बन रहे हैं, जो अब मांझी नहीं है भाई, वो तो मांझी है ही नहीं, अपने आप को समझते हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए मांझी हो जाएंगे और बाकी लाभ लेने के लिए मांझी हो जाएंगे। लेकिन जब मंदिर में जाते तो अपने आप को उनको लगता है कि अब तो हम पंडित जी के ही बेटा हैं। लेकिन उनको उस दिन एहसास हो गया जिस दिन मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर को धुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी फैसला देना चाहिए कि नहीं, अब यहां पर भी यह होगा। और मैं तो यहां तक का, तो ये मेरी पर्सनल विचार है, कितना सही है गलत है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरा विचार तो यहां तक है कि हकीकत बात है, ये जो आरक्षण जो है, ये आरक्षण जो इन लोगों को मिल रहा है, मैं इसका पूरी तरह से बहिष्कार करता हूं। आरक्षण क्यों? आरक्षण जिस समय आपको मिला उस समय मिला, अब आरक्षण की क्या बात है? आरक्षण नहीं, हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी। जी हां, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, पार्ट ऑफ द एजुकेशन, पार्ट ऑफ द हेल्थ, पार्ट ऑफ द जुडिशियरी, पार्ट ऑफ द एवरीथिंग, इसकी जरूरत है। हमें नहीं चाहिए आरक्षण। जितने भी भारत देश के जितने भी संसाधन है, उसमें हमारी जितनी भी आबादी है उसके अनुसार हिस्सेदारी दीजिए। 15% सुप्रीम कोर्ट में हमारी आबादी, अगर अनुसूचित जाति की आबादी अगर 15% है तो उनको 15% दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनाइए, एक सुप्रीम कोर्ट से जज से लेकर के और एक चपरासी की कुर्सी तक उनको दे दीजिए, कोई लड़ाई नहीं होगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को इस बात पर भी सोचना चाहिए। आरक्षण को तो पूरी तरह खत्म ही कर देना चाहिए और जितने भी संसाधन है, जितनी भी चीजें हैं, उनको पूरी तरह से, जो लोग हैं, जितनी आबादी है, उस आबादी के अनुसार उनको दे दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के चंद्रशेखर जी को बुरा लगा कि जब इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला पर जब 21 अगस्त को दलित लोगों ने, अनुसूचित वर्ग के लोगों ने जब ऐलान किया कि भारत बंद होगा, तो उस भारत बंद के दौरान बहुत सारे मनुवादी सरकार के चमचा, बहुत सारे जातिवादी मानसिकता के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके अंदर की मैंने देखा कि वो इन दलितों के ऊपर डंडा इस रूप से चलाया मानो अपने ही देश में आतंकवादी हो। संविधान में यह चीज लिखा है, इस संविधान में वर्णित है कि कोई व्यक्ति अपना फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर उसको आंदोलन करना पड़ेगा तो वो सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगा। सड़क पर उतरने के बाद अगर कोई पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार से डंडे मारती है, इसका मतलब होता है कि यू आर ए क्रिमिनल, यू आर नॉट ए पुलिस, यू आर नॉट एन पुलिस ऑफिसर, यू आर कंप्लीटली टेररिस्ट। आपकी गतिविधि जो था टेररिस्ट वाली थी। इसलिए अगर मेरी बात गलत है तो आप हमको यह साबित कर दीजिए कि जिनके ऊपर आपने डंडा बरसाया है उसने कौन सा ऐसा राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, वो कौन से ऐसे संविधान को तोड़ने का काम किया है। शांतिपूर्ण पैदल मार्च कर रहे लोगों के ऊपर आपने लाठियां बरसाई हैं। सरकार और उसके प्रशासन, ये दोनों को चंद्रशेखर जी ने आगाह किया है, चेतावनी दिया है और बताया है कि याद रखना, हमेशा सरकार एक की नहीं रहेगी और सरकार किसी की भी हो, हम उतने कमजोर नहीं हैं। हम वो हैं कि हम तेरी औकात को यूं चुटकी बजा करके और बता सकते हैं, तेरी हस्ती नहीं, तेरी औकात नहीं कि तू हम पर डंडा बरसाएगा। लेकिन अफसोस मेरे लोग यूनाइट नहीं है। होंगे यूनाइट, एक होंगे, और जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन तेरी सारी हस्ती, तेरी सारी औकात और तेरी सारी हेकड़ी भूल जाएगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी और काबिल पदाधिकारी हैं तो थोड़ा सा संविधान में हमको ये बात बता दे, संवैधानिक भाषा में हमको समझा दे कि जब लोगों के हक को छीना जाएगा तो अपने हक अधिकार का मांग कैसे करेगा। गरीब लोग जब किसी ऑफिस में जाता है उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया जाता है। गरीब लोगों को राइट्स जो होता है दूसरे लोगों को छीन करके दे दिया जाता है। सरकार भी यही कर रही है। जब दलितों का बजट होता है उस बजट को दूसरे मद में खर्च कर देती है।
सिर्फ ऐसा इसलिए कि दलित लोगों के अंदर में जागरूकता नहीं है, यूनाइट नहीं है। चंद्रशेखर जी ने इन तमाम पदाधिकारियों को इस बात को कहा है कि तेरी एक एक डंडे की जो प्रहार है ना हमारे लोगों के ऊपर, हम एक एक डंडे का हिसाब लेने वाले हैं। हम सिर्फ चंद्रशेखर जी की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि चंद्रशेखर जी इस बात की घोषणा किए हैं, लेकिन इस बात को प्रत्येक बुद्धिजीवी और प्रत्येक वो लोग जिसको देश के प्रति, जिसको संविधान के प्रति, जिसको लोकतंत्र के प्रति कशक है और जो वास्तव में उन दलितों के लिए अपनी हितैषी है, उन दलितों के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है, उसके लिए भी ये बात उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके दिल में भी एक गहरा जख्म है। बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं को पुलिस प्रशासन ने बेरहमी से पीटने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन अगर वास्तव में वैधानिक काम किया है, संवैधानिक काम किया है, तो एक भी फुटेज निकाल करके, उसकी फुटेज निकाल करके दे दे जो असंवैधानिक कार्य कर रहे थे, क्षति पहुंचा रहे थे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, और तब आपने ऐसा किया है, दिखा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपने लाठियां चलाई, आपने मारा है, दौड़ा दौड़ा करके मारा है, हड्डियां तोड़ा है, सिर तोड़ा है। अब आपके पास में इस बुजदिली के सिवाय और कुछ नहीं रह गया है। आपकी पुलिस, नीतीश जी, आपकी पुलिस नपुंसक हो गई है। क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकता, अपराधियों को नहीं पकड़ सकता, बलात्कारियों को नहीं पकड़ सकता, देशद्रोहियों को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो अपने हक मांगने वाले दलित हैं उसके साथ में बर्बरतापूर्वक इस प्रकार के गैर कानूनी काम कर सकता है। मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूं और आप तमाम सभी लोगों से निवेदन भी करता हूं कि इनको सबक सिखाने के लिए आप मेरी आवाज बनिए, मेरी ताकत बनिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है जन जन तक फैलाने में आप हमारी मदद कीजिए, और तब देखते हैं कि इनकी शक्ति कितनी है। हम एक एक लोगों को जागरूक करने का मेरा अभियान है। हम एक एक लोगों को जो बहुजन समाज से, दलित समाज से है, हम उसको जागरूक करने का ये बीड़ा उठा चुके हैं। हम ना तो टूटेंगे और ना झुकेंगे, बशर्ते आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ति आप हैं। आपकी इस वीडियो को, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पर अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जम करके कीजिएगा, और आपसे लास्ट तक यही हम गुजारिश करेंगे कि सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब ही मत कीजिए, औरों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।